दरअसल ये बात है 2021 की, जब अफ्रीका में मौजूद मोजाम्बिक नाम की एक गांव के लोकल गैंग भड़काऊ में आकर सभी गांव वालों को चीर फाड़ दे रहे थे। मूवी का नाम है ग्रेनाइट और ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड एक मूवी है। ये घटना अफ्रीकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा काला दिन के हिसाब से दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों अभी आप लोग भी कहोगे फिर अफ्रीका के मिलिट्री और स्पेशल फोर्स क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे। दरअसल दोस्तों जिस हिसाब से ये अफ्रीकन टेररिस्ट बड़े तादाद में फैलकर लोगों को चीर फाड़ रहे थे, उनका मुकाबला करने के लिए अफ्रीका के प्रेसिडेंट के पास उस लेवल का मिलिट्री या फिर स्पेशल फोर्स नहीं थे। इसलिए अफ्रीका का प्रेसिडेंट सूडान और रूस से हेल्प मांगता है। इसमें सूडान मना कर देने से भी रूस उनके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रशियन प्रेसिडेंट अपना एक भयानक ग्रेनाइट स्पेशल फोर्स अफ्रीका के टेररिस्टों को साफ करने के लिए भेज देता है। मतलब समझ ही सकते हो यहाँ अभी किस लेवल का घमासान युद्ध लगने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अफ्रीकन सिटीजन को देखते हैं जो कि अपने बेटे जोजो को एक गैंग के बारे में बता रहा होता है। आगे वो बताता है कि कैसा ये गैंग गांव-गांव में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और रिसेंटली ये गैंग हमारे स्टेट में भी एंटर कर चुके हैं, इसलिए अब से घर से निकलना थोड़ा कम कर दो। लेकिन जोजो अपने पिता का एक भी बात नहीं सुनता और फुटबॉल लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसका मम्मी उसे जाने से पहले कुछ बोतल पानी लाकर देने को कहता है, इसलिए वो बोतल लेकर पानी लेने निकल पड़ता है। जब वो पानी भरकर वापस लौट रहा था तभी उसका मुलाकात उसी का बड़ा भाई मंगरू से होता है। जोजो अपने भाई से कहता है कि देश का हालात अभी सही नहीं है, इसलिए ज्यादा माल मत पीना, जल्दी घर आना। इसके बाद जोजो खुद भी घर नहीं जाता, वहीं वह अपना साथियों से फुटबॉल खेलने शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वहां एक गाड़ी आकर रुकता है। आगे से ड्राइवर वहां मौजूद लोकल पुलिस को बुलाकर कहता है कि वह कमीने गांव में एंटर कर चुके हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके सभी को अपने अपने घर जाने को कहो। ये सुनते ही पुलिस वहां मौजूद सभी बच्चों को अपने अपने घर जाने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहां सच में वह पागल मिलिटेंट गैंग एंटर कर चुका है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा अकेला क्या ही करेगा। इसी के साथ वो लोग गांव में महान तांडव मचाना शुरू कर देता है। कुछ गांव की औरतों को पकड़कर अपना हवस निकालता है और बाकी एक एक को पकड़कर चीर फाड़ देने लगता है। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल चुका था। इसी बीच बचे कुछ गांव वाले एक चर्च में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दरिंदे चर्च में तो एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाले का दरबार है। लेकिन कुछ ही देर में वह गैंग चर्च में भी घुस जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को एक ही झटके में गोलियों से भून देते हैं। मंगरू और उसका भाई जोजो किसी तरह इस एम्बुश में बच जाते हैं, मगर ये दरिंदे इतने बेरहम हैं कि एक एक का बॉडी पार्ट काट कर चेक कर रहे हैं कि साले सच में मरे हैं या नहीं। और इसी को एग्जामिन करने के चलते जोजो और मंगरू पकड़े जाते हैं। वे लोग उन्हें मारते नहीं, बल्कि दोनों को अपने ठिकाने पर ले आते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उनके जैसे ही कुछ और जवानों को उन पागलों ने बंदी बना रखा है। तभी आगे से मास्टरमाइंड उन्हें साफ साफ कह देता है कि तुम लोग खुद को मुझे समर्पण कर दो, मेरे टीम से जुड़ जाओ, वरना तुम लोगों का भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ है। बेचारे बच्चे भी और क्या ही करते, मजबूरी में उन्हें बात माननी पड़ती है। इसी के साथ वह पागल लीडर बच्चों के हाथ में भी हथियार थमाकर उन्हें बेसहारा बेगुनाह लोगों को मारने के लिए ट्रेन करता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे हैरानी तो तब हुई जब रात को ये दरिंदे गांव वालों की ही डेड बॉडी को मीट बनाकर खा रहे थे। मतलब समझ ही सकते हो ये लोग किस लेवल की महामूर्ख हो सकते हैं। दूसरी तरफ जब यह गांव में हमले का खबर उस देश की प्रेसिडेंट तक पहुंचता है, वह वहां अपना कुछ मिलिट्री स्पेशल फोर्स का टीम भेज देता है। लेकिन जब सोल्जर्स जंगलों के रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तभी वे देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा है। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स गाड़ी से निकलकर पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक चारों तरफ से वही गैंग उन पर टूट पड़ते हैं। इस अचानक हुए हमले में सोल्जर्स समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। इससे पहले कि सोल्जर्स उन पर काउंटर फायरिंग करते, पीछे से भी मिलिटेंट्स गाड़ियां लेकर बचे खुचे सोल्जर्स को ढेर कर देते हैं। सभी को साफ करने के बाद वहां इस गैंग का लीडर मूसा आ जाता है। आगे से वह सभी को साफ साफ कह देता है कि जितने सोल्जर्स जिंदा बचे हैं सभी को ले चलो और जो मारे जा चुके हैं उनको एक और बार मारकर कंफर्म करो। ऑर्डर मिलते ही उसका चेला शहीद सोल्जर्स की मुर्दा लाशों को दोबारा काटकर वेरीफाई करने लगता है। बाप रे बाप, मतलब समझ ही सकते हो ये लोग किस लेवल के खतरनाक टेररिस्ट हैं। खैर जो भी हो, इसके बाद वे लोग बचे एक सोल्जर को अपने साथ अपने ठिकाने में ले आते हैं। वहां लीडर सभी को बुलाकर साफ साफ कह देता है कि आज जो कोई भी इस सोल्जर की बलि चढ़ाएगा उसे मैं अमर बना दूंगा। तो कौन है यहाँ मर्द का बच्चा, आजा आगे। लेकिन जब लीडर मूसा देखता है कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है, तब वह अपना नया लड़का मंगरू को यह काम करने को कहता है। और अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसको भी इस सोल्जर के साथ ऊपर जाना होगा। वहां मौजूद होस्टेज सोल्जर भी यह समझ जाता है कि उसका अब बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वह अपने खुदा को याद करता रहता है। मजबूरी में मंगरू भी अपनी आंखें बंद करके अंधाधुंध उस सोल्जर पर छुरा मारने लगता है। ये सब दृश्य देख उसका छोटा भाई जोजो वहीं पर उल्टी कर देता है और वहां से तुरंत भागने लगता है। वहां मौजूद टेररिस्ट उसे शूट करने ही जा रहा था, लेकिन तभी मूसा उसे रोकते हुए कहता है कि जाने दे, वैसे भी इस घने जंगल में छोटू अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन मूसा को यह नहीं पता होता कि उसका यही फैसला आगे जाकर उसके लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ी करने वाली है। दूसरी तरफ जब अफ्रीकन प्रेसिडेंट को पता चलता है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, तब वह समझ जाते हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। इसलिए प्रेसिडेंट सूडान और रूस से हेल्प मांगता है इस भयानक गैंग को साफ करके अफ्रीका को बचाने के लिए। खबर मिलते ही रशियन प्रेसिडेंट अफ्रीका के लिए अपना टॉप स्पेशल कमांडो फोर्स को रवाना कर देते हैं। कुछ ही घंटों में स्पेशल फोर्स एक विशाल प्लेन से लैंड करते हैं अफ्रीका के उस मोजाम्बिक शहर में। वहीं हम इस स्पेशल कमांडो फोर्स के टीम लीडर ग्रेनाइट को देखते हैं। वहां पहुंचते ही लीडर अफ्रीका के मिलिट्री कमांडर से मिलता है। जनरल वहां अपना एक ट्रांसलेटर सोल्जर उन्हें दे देता है ताकि वो अफ्रीकन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके रशियन सोल्जर्स को समझा सके। इसके बाद वह लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ता है उस मोजाम्बिक शहर की बेस कैंप की ओर। इतना सारा गाड़ी और अंग्रेजों को देखकर वहां मौजूद गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगता है। दूसरी तरफ उस गैंग के पास भी खबर पहुंच जाता है कि हमें तबकाने के लिए रूस से मिलिट्री स्पेशल फोर्स बुलाया गया है। बेस कैंप में पहुंचते ही कैप्टन ग्रेनाइट अपने स्पेशल कमांडो फोर्स को समझाता है कि ये गैंग कैसा काम करता है और हम लोग इसे कैसे टैकल करेंगे। सब कुछ समझा देने के बाद वे लोग निकल पड़ते हैं गैंग को खत्म करने। लेकिन उसी जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें वहीं अफ्रीकन सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है। कमांडोज तुरंत गाड़ी से निकलकर उन कमीनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसीलिए वे लोग वहां ड्रोन छोड़ देते हैं ताकि क्या पता ऊपर से ही उन्हें उन आतंकियों का ठिकाना दिख जाए। लेकिन आगे से अफ्रीकन ट्रांसलेटर उन्हें रोकते हुए कहता
कहता है कि ये जंगल लगभग 14,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसलिए इतने घने जंगलों में इस छोटे से ड्रोन से उन्हें ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी आगे से एक अफ्रीकन सोल्जर बताता है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एक गांव है जहाँ इन कमीनों ने 2 दिन पहले हमला चलाया था। हम वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्या पता कोई जिंदा हो। फिर क्या था, इसी के साथ वे लोग उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे लोग स्पॉट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ गांव वालों की बॉडीज को देखते ही सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये टेररिस्ट कोई जंगली जानवरों से कम नहीं है, इसलिए कैप्टन पहले गांव के सभी स्पॉट को सही से क्लियर करने को कहता है। इधर जोजो भागते भागते उसी गांव के चर्च तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसी चर्च की एम्बुश में उसका माता पिता भी मारे जा चुके हैं। वहीं बेचारा अपने माता पिता के बगल में बैठकर रोता रहता है। कुछ ही देर में सोल्जर्स भी चर्च तक पहुंच जाते हैं। वहीं जोजो उन्हें टेररिस्ट समझकर छुपने लगता है, लेकिन जब वह देखता है कि ये लोग तो गोरे रशियन कमांडो हैं और उन्हें ही रेस्क्यू करने आए हैं, तब वह बाहर निकलता है। क्योंकि बेचारे ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए कमांडोज पहले छोटू को कुछ खाने को देते हैं। खाने के बाद छोटू कमांडोज को बताता है कि पिछले 2 दिनों में यहाँ क्या कुछ हुआ है, कैसे उन जालिमों ने उसके माता पिता और गांव में मौजूद सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा है और बचे खुचे टीनेजर्स को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं, जिनमें से एक मेरा बड़ा भाई भी है। आगे से कमांडोज छोटू को उन दरिंदों के ठिकानों में ले जाने को कहते हैं। जो पहले तो मना करता है, लेकिन अपने भाई के लिए वह जाने को राजी हो जाता है। इसी के साथ कमांडोज रवाना हो जाते हैं उन दरिंदों को उड़ाने के लिए। स्पॉट में पहुंचते ही छोटू उन्हें रोकते हुए कहता है, गाड़ी यहीं रोको, यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। लेकिन गाड़ी से निकलते ही जोजो जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कमांडोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोजो रुकता नहीं। ये देखकर कैप्टन समझ जाता है कि यह एक ट्रैप भी हो सकता है। क्या पता उन कमीनों ने इस बच्चे को ढाल बनाकर अंदर हमारे लिए घात लगाकर बैठे हों। इसलिए वे लोग वापस लौट जाते हैं और अफ्रीकन जनरल के साथ एक मीटिंग बैठाते हैं। इधर छोटू दौड़ते दौड़ते फिर से उसी आतंकियों के स्पॉट में आ पहुंचता है। वहीं वह अपने भाई को दूर से ही आवाज देते हुए कहता है कि रूस से हमें रेस्क्यू करने के लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स भेजा गया है। ये सुनते ही मंगरू अपने भाई को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन वहां मौजूद और 2 होस्टेज भी उनकी ये बातें सुन लेते हैं, जिस वजह से वे दोनों भी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। मगर वहां मौजूद गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और वहीं दोनों को गोलियों से भून देते हैं। उन दोनों को मारने के बाद गार्ड्स अब जंगलों में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके चलते मंगरू के पैर में भी एक बुलेट लग जाता है। ये सब देख जोजो अपने भाई को उठाकर दोबारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों भाई फिर से टेररिस्ट के हाथों पकड़े जा चुके थे। दूसरी तरफ रशियन कमांडोज जनरल को मैप दिखाते हुए समझाता है कि अभी ये टेररिस्ट इतने बड़े जंगलों में पता नहीं कौन से बिल में छुपा हुआ है। अगर हम ऐसे ही टांग उठाकर जंगलों में घुस पड़ेंगे तो पता नहीं साले कमीने हम पर कब कहां से हमला कर दें। इसलिए अगर हमें उनको सच में मिटाना है तो हमें इस जंगल के बारे में हर एक चीज जानना होगा, क्योंकि पहले पता तो लगे कि दुश्मन आखिर है कहां। अगर दुश्मनों का हमें सही ठिकाने का पता लग जाए तो यह मिशन को एग्जीक्यूट करना हमारे लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। ये सुन अफ्रीकन जनरल कमांडोज को कुछ अफ्रीकन सोल्जर्स का हेल्प लेने को कहता है, क्योंकि उन्हें इस जंगल के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन जब कैप्टन अफ्रीकन सोल्जर्स को उनके साथ जाने के लिए अप्रोच करता है, वे लोग साफ मना करते हुए कहते हैं कि इससे पहले भी हमारे बटालियन के ही कुछ सोल्जर्स गए थे उन्हें टपकाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही होगा कि वहां जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। वैसे भी तुम लोग तो पैरा कमांडोज हो ना, तो हम जैसे मामूली सोल्जर्स की मदद क्यों चाहिए। आगे से कैप्टन कहता है, पहली बात तो यह हम लोगों का मुल्क नहीं है और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे ही देश के लिए और तुम लोगों के लिए। और वैसे भी हमें बस एक ही सोल्जर चाहिए जिसको जंगल की हर एक जानकारी हो। कैप्टन की ये सब बातें सुन सभी अफ्रीकन सोल्जर्स काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, इसी के साथ वे निकल पड़ते हैं उन कमीनों को पेलने के लिए। कुछ ही घंटों में वे लोग जंगलों के रास्ते से होकर फाइनली उस आतंकियों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। तभी कैप्टन देखता है कि पेड़ के ऊपर एक आतंकी पहरा दे रहा है। वह तुरंत अपनी बंदूक में साइलेंसर सेट करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद कैप्टन अपने साथियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और बाकियों को वहीं रुककर उन्हें कवर देने को कहता है, क्योंकि अगर टेररिस्ट उन पर अचानक हमला कर दें तो वे लोग दूर से ही उन्हें कवर दे पाएं। इसी बीच वहां एक और टेररिस्ट आ जाता है और ऊपर पेड़ में मौजूद गार्ड को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक कमांडो उसे दबोच लेता है और मौके पर ही उसे टपका देता है। इसी के साथ कमांडोज धीरे धीरे उनके मेन ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहीं कैप्टन अपनी बाइनोकुलर से देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे मिलिटेंट्स अपने हेवी राइफल्स और मशीन गन्स के साथ मौजूद हैं। साथ ही कैप्टन वहाँ जोजो को भी देखता है, जिसे इन कमीनों ने एक पेड़ से बांध रखा है। मौके पर ही कैप्टन अपने सभी साथियों को मिशन एबॉर्ट करके पीछे हटने को कहता है, क्योंकि अभी अगर हमने उन पर अचानक हमला कर दिया तो ये टेररिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता हम पर ही उल्टा भारी पड़ जाए। इसलिए कमांडो दोबारा ऊपर जाकर फिर से प्लानिंग बनाने लगते हैं। आगे कैप्टन कहता है कि अगर हमें उन सभी को सच में टपकाना है तो इनको एक साइड से घेरने से कुछ नहीं होगा, इन सालों को चारों ओर से घेर कर ठोकना होगा। इसी के साथ कुछ घंटे प्लानिंग करने के बाद वे लोग दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉट में पहुंचते ही कैप्टन टीम को 3 ग्रुप्स में बांट देता है। यहाँ 2 ग्रुप दोनों साइड से टेररिस्टों पर अटैक करेंगे और क्योंकि अफ्रीकन सोल्जर्स अंदर घुसने के लिए डर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को बैकअप के लिए बाहर रख दिया जाएगा, क्योंकि अगर पीछे से कोई टेररिस्ट अटैक कर दे तो वे लोग उन्हें संभाल सके। तभी एक कमांडो पूछता है कि क्या ये अफ्रीकन टेररिस्ट चप्पल या फिर जूता वगैरह पहनते हैं। आगे से एक अफ्रीकन सोल्जर कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन नहीं पहनते होंगे। तभी एक कमांडो अपने साथ लाया हुआ कोक के बोतल को बोरी में भरकर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है और उसी टुकड़े को रास्ते में बिखेर देता है। इसके बाद वह लोग प्लान के हिसाब से 2 टीम बनाकर दोनों साइड से जंगल में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले वे लोग बाहर झोपड़ी में सोते गार्ड्स को टपकाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कमांडो सीधा उनके कैंप में धावा बोल देते हैं। कैंप में ऐसे अचानक हमला देख वहां मौजूद टेररिस्ट समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। वहीं वे लोग किसी तरह लीडर को गाड़ी में भरकर वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच सोल्जर्स उन पर लगातार गोलियां बरसाते हुए उनके पूरे बेस कैंप को तबाह कर देते हैं। उन्हीं टेररिस्टों में से जो बच गए थे अब वो नंगे पैर उसी रास्ते की ओर दौड़ पड़ते हैं जिस रास्ते में कमांडोज ने कांच के टुकड़े बिछा रखे थे। फिर क्या था, उनके पैरों में कांच के टुकड़े घुसने के कारण वे लोग वहीं लुढ़क जाते हैं और मौके पर ही अफ्रीकन सोल्जर्स बाहर निकलकर उन्हें टपकाना शुरू कर देते हैं। उधर भी कमांडो सभी को टपका देते हैं, लेकिन लीडर गाड़ी लेकर पहले ही वहां से भाग चुका था। इसके बाद हम छोटू को देखते हैं जो कि दौड़कर अपने भाई के पास जाता है। उसे लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन तभी कैप्टन ग्रेनाइट आकर मंगरू का पल्स चेक करते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम टेररिस्टों को देखते हैं जो अपने लीडर को लेकर टांग उठाकर भाग रहे हैं।
ठीक है, अभी आप लोग जो इतने देर से टेररिस्टों की मारकाट देख रहे हैं, तो आप लोगों के मन में भी सवाल उठेंगे कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही देश के लोगों को मारकर क्या मिलेगा इन्हें? आइए ये भी थोड़ा जान लेते हैं। वहां से भागकर मूसा एक रशियन गैंगस्टर से मिलता है। दरअसल दोस्तों, यही है इस गैंग का रियल मास्टरमाइंड, जो कि पर्दे के पीछे रहकर इस खतरनाक गैंग को कंट्रोल कर रहा था। दरअसल इस मास्टरमाइंड के साथ मूसा का एक डील था कि वो पूरे अफ्रीका में गृहयुद्ध लगवाकर अफ्रीकन की जनसंख्या कम करवाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर यह रशियन मास्टरमाइंड उन्हें हथियारों का सप्लाई करेगा ताकि उसका हथियारों का बिजनेस चलता रहे। आगे से टकला मास्टरमाइंड पूछता है कि मुझे क्यों ऐसे अचानक बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे देश का कमांडो फोर्स हमारे देश में घुसकर हमें ही पेल रहा है। इस अचानक हमले में मेरे काफी लोग मारे जा चुके हैं। मुझे बैकअप के लिए 100 लोग और कुछ हथियार चाहिए। आगे से टकला कहता है, आदमी और हथियार तो नहीं मिलेंगे भाई, अभी मार्केट डाउन चल रहा है। अभी के लिए मैं बस तुम्हें पासपोर्ट दे सकता हूँ। पासपोर्ट लो और अपने लोगों को लेकर कुछ हफ्तों के लिए अंडरग्राउंड चले जाओ। इतना दूर मैंने तुझे यहाँ से भागने के लिए नहीं बुलाया, भागने के लिए मेरा प्लेन हमेशा रेडी है। आगे से टकला कहता है।